जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज MCQ का तीसरा सेशन आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ये सेशन पूर्व के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और हम इस सेशन लगभग 40 से 45 वीडियो होंगी इस सेशन की। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस डिजाइन करके जो डालेंगे, जो आने की संभावनाएं होंगी, ऐसे करके ये सेशन चलता रहेगा, जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कुछ ट्रिकी वीडियोस में डालने वाला हूं बहुत जल्द, जो आपको टेक्निकली बहुत हेल्प करेगा आगे के आगामी एग्जामों के लिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हीमोफीलिया में क्या होता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, यानी अनुवांशिकी जो है एक रोग है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड में जो है क्लॉटिंग नहीं होती, यानी रक्त में थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त में क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा रक्त का, थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं बनता। ठीक है, रक्त क्लॉट नहीं करता, जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, क्लॉटिंग नहीं कर पाता, तो उसी को बोलते हैं हीमोफीलिया। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, बी, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिनको हीमोफीलिया, यानी कहीं कट गया तो वहां से ब्लड निकलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवित प्राणी, मतलब अगर कोई जीवित प्राणी है, जीवित प्राणियों की संरचना, देखिए संरचना तक तो बात अलग है, फिर संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। संरचना जो, जैसे हार्ट क्या है, एक संरचना है, लंग्स क्या है, एक संरचना है, लेकिन उसके कार्यविधियों को जाना जाता है, तो उसके जो कार्यविधि होगा उसको जाना जाता है शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या है? शारीरिक क्रिया विज्ञान। अगर केवल संरचना की बात करता तो शारीरिक संरचना विज्ञान हो जाता, लेकिन जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है इसका, सी इज राइट आंसर। संरचना करता तो ए ऑप्शन सही होता। ठीक है, और रही बात मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का किसका अध्ययन करता है, व्यवहारों का, व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, व्यवहारों का अध्ययन करता है। एनाटॉमी किसका करता है, यानी शारीरिक संरचना विज्ञान, तो ये संरचना का, शरीर के संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, याद रखिए किसकी संरचना, शरीर की संरचना के अध्ययन करता है। ठीक है, कि जैसे हार्ट कैसा है, तो हार्ट इज जस्ट लाइक फिस्ट। ठीक है, ये ऐसे बताता है कि कौन सा ऑर्गन किस तरह का, किस आकार का है, लेकिन जब कार्यविधि पूछ लेगा तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फिजियोलॉजी कहलाएगी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरनल फंक्शंस, जो आपके आंतरिक क्रियाएं हैं, आंतरिक अंग है, उनके फंक्शन कैसे होंगे, ये कौन अध्ययन करेगा, फिजियोलॉजी करेगा। साइकोलॉजी करेगा, हमारे व्यवहारों का अध्ययन करेगा। राइट, नेक्स्ट, इनमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी तरह का, क्या कह रहा है, किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहां परिवर्तन की अगर हम बात करें तो खेल शैली को हम बदल सकते हैं, शरीर की बनावट, यानी शरीर की बनावट को बदल सकते हैं। बीएमआई जान गए, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, हमने एक्सरसाइज वगैरह करके इसमें भी बदल दिया। स्ट्रक्चर, शरीर के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है, यहां भी बदल सकता है, लेकिन क्या अनुवांशिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर डी है, अनुवांशिक क्रम विशेषता में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कोई संभव परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। क्या, महिलाओं के शरीर में कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है, किसकी तुलनात्मक, पुरुषों की तुलना। तो पुरुषों का याद रखिएगा, पुरुषों की अगर बात करें कि महिलाओं, अगर उल्टा होता है, ये पुरुष के बारे में पूछा, तो पुरुष का रिब केस चौड़ा होता है, और महिलाओं की, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल रीजन है इसका, पेल्विस गार्डल का, उनके चौड़ा होने का, क्योंकि एक समय के बाद वो माँ बनती हैं, वो भी एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से वो स्प्रेड होता है, बढ़ता है। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछता है क्या, सीने का, नहीं, सीने अगर पुरुष होता तो ठीक है, कंधा, कमर, नहीं, पेल्विस, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी होगा, पेल्विस गार्डल। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है, तो पेल्विस गार्डल, जिसको हम बोलते हैं हिप बोन, क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइन में कितने प्रकार का मूवमेंट संभव है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रहना चाहिए कि स्पाइनल, आप में स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखें बच्चों में कितनी बोन्स होती हैं तो 33 होती हैं, एडल्ट्स में कितनी होती हैं 26 बोन होती हैं। ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा जान। इसमें मूवमेंट कितने संभव है? तो इसमें 4 तरह के मूवमेंट संभव हैं। अब वो कौन कौन से मूवमेंट है जरा यहां मैं नोट कर रहा हूं, एक एक मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं। पहला एक्सटेंशन क्या है बेटा? अगर पहला बात करें तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। दूसरा क्या हो सकता है? फ्लेक्शन। तीसरा क्या है? लेटरल फ्लेक्शन। चौथा आपका क्या है? एक्सिस रोटेशन, एक्सियल भी बोलते हैं जिसको धुरी पर, एक्सियल रोटेशन। ये 4 आपके मोमेंट कहां मिल जाते हैं? ये 4 मोमेंट आपके यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ ये 4 मोमेंट होते हैं आपके कहां पर? स्पाइनल पे। स्पाइनल में जो मोमेंट की वो है, वो 4 मोमेंट जो आपको साइड में दिख रहा है, ये चारों मोमेंट कहां पर होंगे? स्पाइनल के होंगे। इसमें हड्डियां कितनी पाई है? तो बच्चों की बात कर दे, सॉरी बच्चों की बात कर दें तो क्या होगा? 33 होगा। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो कितना होता है हमारा? 26। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन मिला आपको कि जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो सीधी सी बात आपको पता है कि अर्थोलॉजी कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? अर्थोलॉजी। ठीक है, तो अर्थोलॉजी क्या है? जोड़ों के अध्ययन को कहा। लेकिन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है गति विज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गति विज्ञान किन्सियोलॉजी को कहा जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी को, समाजशास्त्र सोशोलॉजी है आपका जो है, और इसके अंदर तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? अस्थि विज्ञान। क्या कहा जाएगा? ये ऑप्शन मिलेगा हमें, अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान के अंदर जोड़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थि विज्ञान। दूसरा है स्टर्नम। स्टर्नम कहां पर होता है? ठीक है, ये कहां पर होता है? तो सबको पता है स्टर्नम कहां होता है। स्टर्नम हमारे कहां पर होता है? वक्ष पे होता है। ये जो आपका रिब है, रिब के ऐसे ऐसे अगर रिब केस बना हुआ है ना, तो यहां पर जो एक बोन होती है उसी को बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम में राइट अंदर कहां होता है? वक्ष में होता है। कहां होता है? वक्ष में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑसिपिटल अस्थि कहां स्थित होती है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑसिपिटल कहां है? हमारे खोपड़ी की हड्डी है। कहां की हड्डी है? हमारे खोपड़ी में लगभग इस हिस्से पे पाई जाने वाली ऑसिपिटल है ना। ऑसिपिटल फ्रंटल ये आगे है, ऑसिपिटल पीछे है। तो ठीक है, ये खोपड़ी में हमारे पाई जाती है। कहां पाई जाएगी? खोपड़ी में। इसका जो राइट आंसर है क्या है? खोपड़ी है। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन मिला कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, यानी स्कल में खोपड़ियों की संख्या होती है। तो आइए जोड़ते हैं हम इसको। अगर ये पूरे आपके इस रीजन में देखें, अपर जहां फ्रंटल, ऑसिपिटल है ना, टेम्पोरल, ये टोटल मिलाकर यहां पर अगर ये एरिया की बात करें तो कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। फिर आते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन में कितनी होती है? 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? एक कान में 3 मिलियस इनकस स्टेप्स, ये 3 बोन्स यहां पर पाई जाती हैं। जो अगर 3 इधर है तो 3 इधर भी होगी, 6। अब देखिए, अगर हम केवल इतना ऐड करेंगे तो आएगा 28। ओके, याद रखिए कभी कभी हाइड को हटा के भी पूछ लेता है, हाइड बोन यहां पर है। ठीक है, और 1 ये अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे जो बोन्स बनेंगे वो बनेंगे 29। ओके, 29 बोन्स। कितना बन गया हमारा? 29। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें देखा जाए तो कौन सा आंसर है? 29। यानी खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या इस ऑप्शन के अनुसार कितनी है आपकी? 29। अगर बाय द वे पूछ लेता कि अगर यहां पे अगर यही बाय द वे बता दे रहा हूं, अगर 28 कर देता इसी ऑप्शन पे और 29 को हटा देता, तो क्या इसकी राइट आंसर क्या? इसका मतलब कि ये जानते रहिए कि हाइट बोन को कभी इंक्लूड करता है और कभी नहीं। जब आपको एक एक चीज पता होगा तो बड़े आसानी से आप इसको आंसर को समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बेटा? 29। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है खोपड़ी हड्डी यानी स्कल बोन की अस्थि
संधि को कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा पूछा, क्या? अस्थि संधि। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट्स, जोड़। जहां क्या होता है, संधि का मतलब जोड़, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो जोड़, जोड़ कहते हैं उनको। और एक चीज और, अब किसकी पूछ रहा है, ये स्कल बोन की पूछ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जैसे खोपड़ी एक मोटा मोटा मान लेते हैं। कलर चेंज करता हूं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये जोड़ जो दिखेगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, ये फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये कुछ इसी जोड़ को क्या कहा जाता है, सूचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचर। तो क्या है, खोपड़ी के अस्थि जोड़ों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर डी है, सूचर। क्या कहा जाएगा इसको, सूचर कहा जाएगा। तो इसको कहा जाएगा सूचर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सूचर ज्वाइंट कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेराइटिल, पेराइटिल अस्थि स्थित है। तो यह भी अस्थि क्या है हमारे, पेराइटिल स्थित अस्थि कहां है, यह भी अस्थि हमारे कहां पर है, खोपड़ी में है। कहां पर है यह हड्डी, खोपड़ी में पाई जाने वाली यह भी अस्थि है। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, फ्यूजिफॉर्म क्या है, शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है। तो हृदय पेशी से, चिकनी पेशी से, अस्थि पेशी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, अस्थि पेशी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि पेशी को स्केलेटन मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्केलेटन मसल भी कहते हैं। जैसे कंकाल पेशी, क्या बोलेंगे, कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, कंकाल पेशी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म को अन्य फ्यूजिफॉर्म को किससे संबंधित है, तो स्केलेटन मांसपेशी या फिर अस्थि मांसपेशी से संबंधित है। नेक्स्ट, पेशी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेशी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो पेशी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज को, न्यूटन को, गैलन को या अरस्तु को। तो किसको कहा जाता है, बहुत सिंपल आंसर है इसका, अरस्तु जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है। किसका, पेशी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं, सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। तीन तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें हम अगर बताएं आप लोगों को, तो जो पेशियों कितनी तरह के हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। अगर देखा जाए तो कितनी तरह की पेशियां हैं हमारे अंदर, रेखित, अरेखित और तीसरा हमारा क्या है, हृदय, हृदय पेशी भी कहते हैं इसे, हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, तीन तरह की पेशी। तो जो अस्थियों के साथ जुड़ती हैं, क्या कह रहा है, अस्थियों के साथ जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं। कौन सी पेशी, रेखित पेशी। रेखित पेशी ऐसी पेशी हैं जिन पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण होता है, उठाना है, चलाना है, तो वो सारी रेखित पेशियों का काम है। ये क्या, अरेखित, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं और बहुत सारे हैं। तो अरेखित का मतलब जिनमें सीधा समझिए, जिनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो। और हृदय पेशियां ये बिना रुके बिना थके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली पेशियां हैं। ये क्या है, अपनी हृदय पेशियां। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो क्या है हमारा, रेखित पेशी। किंसियोलॉजी, किंसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट। गति विज्ञान ब्रैकेट में डाला, क्या, किंसियोलॉजी के जनक हैं अरस्तु, थॉर्नडाइक, गैलन, हेनरी। तो कौन है, अरस्तु है। राइट आंसर क्या होगा, कि द फादर ऑफ किंसियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ किंसियोलॉजी। जब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब सांस लिया जाता है, यानी जब आप ब्रीदिंग में सांस ले रहे होते हैं, किसकी बात कर रहा है, जब सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तब की बात कर रहा है। तब हाँ, सांस, जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ये बता दे रहा है कितना, 20%। कितना बता रहा है, 20%।
तो छोड़ने पर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यानी ये शरीर की बात कर रहा है, किसकी बात, श्वास जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो कितने परसेंट, केवल महज केवल 4% क्या करता है, उसे कंज्यूम कर पाता है। बाकी जैसे कि तैसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो अगर इसमें से 4% आप निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, 16%। कितना बचेगा, 16%। लेकिन अगर इसी को ये 21 कर देता, क्या कर देता, रियल में जो है हमारे इन्वायरमेंट में O2 कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो कितना है हमारा 21%। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 78% है। अदर गैसेज, अदर है, अदर जो है वो कितना है, 1% है ना। तो ये याद रखिएगा। तो अगर इससे पूछता तो इसका शायद 17 हो जाता है ना। तो बिल्कुल निकालना आपको आना चाहिए। तो ये पहले ही डिसाइड कर दिया है क्या, कि जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, वायु में मतलब एनवायरमेंट में। वो ये इसकी बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट 21 की बात नहीं है, क्या 20 कह रहा है। तो श्वास छोड़ने पर कितनी, श्वास छोड़ने पर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, यानी जो छोड़ेंगे आप, तो छोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, लिया तो हम 4% ले, जो छोड़ेंगे तो 16% ऑक्सीजन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 16 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लूरा द्वारा ढका रहता है। ये दोहरी परत की होती है एक झिल्ली, क्या होती है, दोहरी परत की झिल्ली है, जो किसको छिपा के रखती है, फेफड़े को। किसको कहती है, फेफड़े को, है ना। फेफड़े को क्या करती है, ढक कर रखती है, जो जिसको मकसद क्या है, सुरक्षा देना। क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे, ये क्या है, दोहरी, एक तरह की दो परत वाली है, क्या, दोहरी लेयर की होती है, 2 लेयर्स की होती है। ठीक है, ये और ये क्या हमारे करते हैं, हमारे फेफड़े को, लंग्स को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। यानी आपका जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंजेस जो प्रक्रिया है वो कहां पर होती है। गैसों का, क्या कह रहा है, गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। तो आपने देखा होगा जब लंग्स को आप पढ़ते हैं, है ना, अगर एक तरह का लंग्स आप पढ़ रहे हैं, सॉरी फिगर अभी मैं दिखा सकता हूं, लेकिन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, एक नॉर्मली बना के। है ना, अगर एक तरह का ये लंग्स है ना, तो ये अब ऐसे देखेंगे आप, ब्रांचेस होंगे, है ना, इसके अंदर। और ये बहुत छोटे 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 अंगूर के गुच्छे के स्ट्रक्चर के होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, है ना, ये अंगूर के गुच्छे। अच्छा, जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कि आपके किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप तुरंत बताते हैं नेफ्रॉन है। अगर इसी तरह आपके मस्तिष्क में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन सेल है। ठीक है, तो आपके लंग्स की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एल्वोलाई है, सबसे सूक्ष्म छोटी। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जब इन्फेक्टेड होते हैं तो इंसान को सांस लेने या सांस को होल्ड करने की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, इसको हम रेस करते हैं। हाँ, तो बता रहा हूं। ठीक है, तो कहां पर होगा ये, कैपिलरीज में, पल्मोनरी में, एल्वोलाई में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, एल्वोलाई में होता है गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बीमारी जिसमें मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी आपके दिमाग रूप से बीमार करता है, पूछ रहा है क्या, यह बीमारी जिसमें मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो कौन है, मधुमेह यानी डायबिटीज। ये किसकी वजह से होती है, तो सबको पता है कि लैक ऑफ इंसुलिन, जब आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन का स्राव कम कर देता है तो आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, टीबी, तो आपको पता है कि आपके टीबी जो है लंग्स की समस्याएं हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, दमा क्या है, दमा आपको सांस फूलने की समस्या होती है, यानी सांस सही से ब्रीदिंग फंक्शन में दिक्कत होती है।
ठीक है। चेचक जो आप स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स छोटी माता और बड़ी माता के नाम जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर हम चर्चा सीधे करते हैं। क्या मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको? दमा को किया गया है। ठीक है, दमा क्या है? मानसिक बीमारी के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया गया, यानी एक तरह के दिमाग पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है व्यक्ति के। ठीक है, तो दिमागी रूप से वो कहीं ना कहीं उसको लेता है। ठीक है, विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि, मतलब समझिएगा क्या कह रहा है? लोकप्रिय है क्योंकि लोग यूज करते हैं इसलिए लोकप्रिय है। क्या कहता है? विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि चाय, बहुत अच्छा, कॉफी, शीत पेय आहार की गोलियां आदि पाई जाती हैं, वह है क्या है? ऑप्शन है कैफीन, कोक, कोको, कोकीन। तो जो पेय बनी चाय है, कॉफी है, शीत है, पेय जो भी है पदार्थ, जो भी गोलियां हैं, है ना, चाय, कॉफी, शीत पेय आहार की गोलियां में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? कैफीन। तो राइट है, ए आंसर जो इसका है वो राइट है। क्या है? कैफीन पाया जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में किसका अध्ययन करता है? तो जो पुराना था वो आत्मा का करता था, है ना, किसका करता था? आत्मा का। ठीक है, आत्मा का, सोल, स्टडी ऑफ सोल कहते थे। ठीक है, तो अब क्या है? वर्तमान की स्थिति क्या है हम पढ़ते हैं। इसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है, बाद में फिर सीधे किसकी बात आई है? मन ने क्या? आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को। अब किसकी बात करता है? व्यवहार की बात करता है। तो व्यवहार की बात, तो आधुनिक किसकी बात कर रहा है? आधुनिक समय की बात करता है। तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? राइट होगा डी आंसर। ठीक है, फिर क्या? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत के आविष्कारक हैं। तो इसमें मैंने एक बड़ी अच्छी रोचक एक लाइनें लिखी हैं, सुनिए। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, थार्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर। तो आपको कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? पावलोव जी हैं। पावलोव का जो प्रयोग था वो किस पर था? कुत्ता पर था। किस पर था भाई? कुत्ते पर उन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किन खेलों का उद्भव हुआ? ठीक है, तो देखते हैं। वॉलीबॉल तो बाहर का है, आपको पता है। दो लोग हैं, विलियम जी मॉर्गन वॉलीबॉल के, जेम्स नाइस स्मिथ बास्केटबॉल के हैं। ये तो आपको पता, तो ये बिल्कुल बाहरी हो गया। खो खो अपने जिमखाना में तो उद्भव हुआ, लेकिन ये मेल ठीक नहीं है। ताइक्वांडो, जूडो बिल्कुल अलग अलग दोनों हैं। ठीक है, आते हैं। स्नूकर बिल्कुल ये भारत में उद्भव हुआ। बैडमिंटन पुणे में, जो इसका हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आप तो पुणे में इसका उद्भव हुआ। जूडो और कराटे, तो इसमें जो राइट आंसर बना वो राइट आंसर क्या है आपका? पूछता है क्वेश्चन में क्या कि भारत में किन खेलों का उद्भव हुआ? तो स्नूकर और क्या है? बैडमिंटन। स्नूकर और बैडमिंटन का भारत में उद्भव हुआ। ये दो खेल ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर क्रिया के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को देखिए, बड़ी मजेदार बात है, बहुत ध्यान से। तुरंत यहाँ पर मनोविज्ञान पे चले जाएंगे हम लोग। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है? शारीरिक क्रियाओं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। आप समझिए, ये खेल कह दिया होता। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल, है ना। जब भी खोल या व्यायाम तो खेल, अगर खेल कर देता तो आप तुरंत खेल मनोविज्ञान में पहुंच जाते, है ना। लेकिन फिर भी कहां पहुंचना? वहीं पहुंचना है हमको। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक के आधार का अध्ययन है। तो क्या है? बाल मनोविज्ञान बिल्कुल नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनो तो शिक्षा में यूज करेंगे ना, तो ये भी नहीं हो सकता। खेल मनोविज्ञान, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक आधार से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? खेल मनोविज्ञान। अपराध 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 मनोविज्ञान तो एक अलग है ना। क्रिमिनोलॉजी वो अलग चीजें हैं, वो जाकर के वो अपराध वाले इसको साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल नहीं है। बाल, इसमें क्या होगा? खेल मनोविज्ञान इसका राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न इस सेशन का कहता है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, हमने प्रभाव लगाया, लेके पहुंच जाएंगे वहां तक। डंडा उठाया, दे देना। पर फिर देखिए क्या कहता, पर उसने पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भाई वो तो अलग सी बात है, वो तो तत्परता होगा, वो चाहेगा तो पिएगा, चाहेगा तो नहीं पिएगा, है ना। तो यह अध्ययन कौन से नियम में से संबंधित है?
आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर वो पानी पीने के लिए बाध्य नहीं, पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, किस पर? विवश नहीं कर। बिल्कुल भाई, हम विवश नहीं करते। ये कौन सा नियम है? क्योंकि घोड़े को हम कहाँ तक ले गए? तालाब तक ले गए। या आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन कहाँ होता है? इसमें एक क्वेश्चन और भी बना कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो पानी पिएगा कि नहीं पिएगा उस पर तो सीधी बात है, जब हम ले जा रहे हैं, पानी तक ले जा रहे हैं ना, ताकि तालाब भी लगा देता है। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्या है? सीधा प्रभाव। पानी तक तो ले गए हम प्रभाव के दम पर, वो कि पिएगा कि नहीं पिएगा वो उस पर निर्भर। तो इसमें क्या है? सीधा सीधा आंसर इसका है प्रभाव, क्योंकि बाकी ऑप्शंस नहीं है। सीधी बात है कि प्रभाव था, तभी हम उसको वहां तक ले गए। ठीक है, प्रभाव है ना। किसी ने, अब इसका सिंपल सी बात है, बच्चा क्या है? बच्चा पढ़ना चाहता है। ठीक है, पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता, आप क्या किए? उसको बैठा दिए कि बैठो पढ़ो। अब वो बैठा तो है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो बैठा है वो जो डिसिप्लिन में, उसकी वजह क्या है? प्रभाव है, आपका फियर है, डर है। ठीक है, तो प्रभाव देखो 3 नियम बताए थे थॉर्नडाइक में, किसका किसका? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये नियम वाकई में बहुत शिक्षा में बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि अगर इन तीनों का सही सामंजस्य बन जाए सब। क्योंकि देखिए कहावत है कि भय बिन होए न प्रीत, है ना। तो जहां थोड़ा सा डर का भी जरूरत है, आज जो स्थिति है मनोवैज्ञानिक स्थिति में, हम लोग अगर देखें जिस तरह से बच्चे डिसिप्लिन का स्तर घट रहा है ना, तो इसकी वजह है कि हमारे से बच्चों का जो गार्जियन है या टीचर्स हैं, उनमें क्या है? बच्चों को फियर कम होता जा रहा है। फियर थोड़ा सा होना चाहिए, मेरा मानना ये फियर का अर्थ ये है कि थोड़ा सा डर होना चाहिए, है ना। तो डर होगा तो बेहतर स्थिति बनती है, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, हल्का सा डर की आवश्यकता है। जिससे क्या? प्रभाव कई तरीके के हैं, चाहे जिस तरह से आप इसको डिफाइन कर लें। एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि प्रभाव आपको कोई बाहरी चीजें इसको प्रभावित करती हैं, जिससे आप और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो कई चीजें, वो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, या फिर आपको अन्य चीजें देख के, ट्रॉफी देख करके, मेडल देख करके प्रभावित होकर बेहतर करने का प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोज में जरूर जल्दी अपलोड करूंगा और आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए वो बहुत मददगार साबित होगी। जय हिंद।